हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल औरा छाजनी। आज हम 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम। और उसका हम लोग आज पार्ट 4 देखने वाले हैं। हम पार्ट 1, 2, 3 इन 3 सेशन में हम इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में देखा है और मैप रीडिंग के बारे में देखा है। आज हम ब्राज़ील के फिजियोग्राफी के बारे में देखेंगे। तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ब्राज़ील, ये है ब्राजील का मैप। जैसे इंडिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट इंडियन पेनिसुला से ऑक्युपाई किया गया है, वैसे ही ब्राजील का पार्ट हाईलैंड्स, प्लेटोज एंड स्मॉल माउंटेन्स से किया गया है। यहाँ पे बहुत बड़े पर्वत के रेंजेस नहीं है जैसे इंडिया में हिमालयस, अरावलीज के रेंजेस है। यहाँ पे नॉर्थ साइड के ऊपर अमेजोन बेसिन और साउथ वेस्ट का पैराग्वा बेसिन छोड़ के कोई भी वाइड प्लेन मौजूद नहीं है। ब्राज़ील यह जो है the highlands, the great escarpment, the coastal region, the plains and the island groups, इन 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जहाँ की इंडिया में हिमालयस, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है। ओके, अब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ देखेंगे जिसका नाम है ब्राजीलियन हाईलैंड्स या हाईलैंड्स। ब्राजील के सदर्न पार्ट जो है एक्सटेंसिव प्लेटो से ऑक्यूपाई हुआ है, जिसे हम ब्राजीलियन हाईलैंड्स या ब्राजीलियन शील्ड या ब्राजीलियन प्लेटो भी कहते हैं। ब्राजीलियन हाईलैंड्स और गयाना हाईलैंड्स मिलके साउथ अमेरिकन का कोर बनता है। गयाना हाईलैंड्स और ब्राजीलियन हाईलैंड दोनों मिला के साउथ अमेरिका का कोर बनता है। और गयाना हाईलैंड्स ये जो है ये वेनेजुएला से लेके फ्रेंच गयाना तक है। ओके, और ब्राजील में ये जो है रोमानिया, एम्फा और पैरा इन स्टेटों से गुजरता है। और गयाना हाईलैंड्स का जो निचला हिस्सा है वो ब्राजील में है। निचला हिस्सा मीन्स जिसकी हाइट कम है वो एरिया निचला हिस्सा ब्राजील में है। बट ब्राजील में जो है हाईएस्ट पिक पॉइंट है उसका नाम है पिको डी निब्लिना और उसकी हाइट 3014 मीटर्स है। जैसे कि इंडिया में K2, कांचनजंगा जैसे हाइटेड माउंटेन्स है। और ये जो है वेनेजुएला और ब्राजील के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। ओके, हाईलैंड्स जो साउथ साइड और ईस्ट साइड में है उनकी हाइट नियर अबाउट 1000 मीटर से ज़्यादा है, जो आपके फिगर में ऑलरेडी दिखाया हुआ है, मैप में दिखाया हुआ है। एक इंडेक्स दिया है उसके अंदर हाइट्स इन मीटर्स दिया गया है। और बाकी के जो हिस्सा है वो हिस्से में ये 500 से लेकर 1000 मीटर तक है। हाईलैंड का स्लोप ये नॉर्थ साइड में है और स्लोप ये जो है एकदम स्टिफ नहीं है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टिफ मींस नियर अबाउट 90 डिग्री जिसका एंगल होता है। और यहाँ पे जिस वक्त आप देखते हो तो वाटरफॉल्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। और अमेजोन रिवर्स की जो है ट्रिब्यूटरीज जो है इसी एरिया से बहती है, उसके लिए यहाँ पे वाटरफॉल्स क्रिएट होते हैं। और ये नदियाँ नॉर्थ साइड की तरफ बहकर अटलांटिक ओशन को मिलती है। कुछ नदियाँ जो है जैसे कि पैराग्वे, पराना और उराग्वे जैसी नदियाँ जो है साउथ साइड की तरफ बहकर अर्जेंटीना में की तरफ जाते हैं।
बाद में वो ग्रेट एस्कार्पमेंट बनाती है। ओके। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखेंगे, जो है द कोस्ट ऑफ ब्राजील। जैसे इंडिया को 7,500 किलोमीटर का कोस्टल बॉर्डर मिला है, उसी तरह ब्राजील को 7,400 किलोमीटर्स का कोस्टल बॉर्डर मिला है। ये जो है दो हिस्से में बटा हुआ है, एक नॉर्थन कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, जहां पे इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट में डिवाइड हुआ है। नॉर्थन कोस्ट यह जो है एम्फा, यहां से होके रियो ग्रेनेटो तक, इसका इसको हम लोग जो है नॉर्थ कोस्ट कहेंगे। ये रहा नॉर्थ कोस्ट, ये आपका ईस्ट कोस्ट, ईस्ट साइड, यहाँ पे साउथ साइड, यहाँ पे वेस्ट साइड। ओके। नॉर्थन कोस्ट ये जो है एम्फा से होके
रियो गारंटो तक पर फैले हुए हैं। और ईस्टर्न कोस्ट ये जो है, और साउथ साइड में जो है, नॉर्थ साइड में बहुत सारी नदियां आती है। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ की नदी जो है अमेजोन रिवर है। अमेजोन रिवर जो है वह ब्राज़ील की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी है। और इसीलिए ये जो एरिया है लो लाइंग रीजन है। और इस एरिया में जो आइलैंड आता है मराजो आइलैंड, मराजो आइलैंड के बारे में आप थोड़ा जो है आप बोर्ड के एग्जाम के में मराजो आइलैंड, ये जो है मराजो आइलैंड जो है अमेजोन रिवर के माउथ के ऊपर सिचुएटेड है। माउथ मीन्स जहाँ पे नदी ओशन से मिलती है उसे हम रिवर का माउथ कहते हैं। इस कोस्टल एरिया में मराजो आइलैंड जो आता है और मार्क्रास बेस भी आता है। मराजो ये जो है लार्ज कोस्टल आइलैंड है जो कि अमेजोन रिवर और ये अमेजोन रिवर और टेक्नोटिस रिवर के माउथ में आता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, टेक्नोटिस रिवर के माउथ में भी बसा हुआ है। ओके, अब हम लोग कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट में जो है बहुत सारी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ आती है। और वो जो है एटलांटिक ओशन को जो मिलने वाली जो मेन नदी है साओ फ्रांसिस्को रिवर, इस रिवर को मिलती है। यहाँ पे जो है बड़े बड़े बीचेस है, लैंड ड्यून्स मीन्स सैंड के जो है पर्वत वहाँ पे बनते हैं। द ब्राजीलियन कोस्ट इज प्रोटेक्टेड इन सम एरियाज बाय कोस्टल रीफ्स एंड एटॉल आइलैंड्स। हम लोगों को कोस्टल रीफ और एटॉल आइलैंड्स लास्ट जो है हम लोगों ने इंडिया में भी जो लक्ष्य एटॉल आइलैंड्स है, ये आपका ऊपर वाला जो फिगर दिख रहा है उसे हम लोग एटॉल आइलैंड कहते हैं। और नीचे वाला जो है वो कोरल आइलैंड है। एक्चुअली इस कोरल आइलैंड और एटॉल आइलैंड कैसा बनता है इसके बारे में एक आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। ये जो है फॉर्मेशन ऑफ एटॉल Coral islands are formed by coral reefs, which are limestone formations composed of tiny sea organisms and their remains. A coral reef may grow around a sinking volcanic island. Some volcanic islands sink because of a sinking of the ocean floor. As the island sinks, the coral reef continues to grow upward and forms a ring-like barrier reef. After the island has submerged, only a circular reef called an atoll remains. ऐसे आइलैंड जो है इंडिया में लक्षद्वीप में है और कुछ अंडमान निकोबार में भी दिखाया जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट डिवीजन देखेंगे जिसका नाम है प्लेन्स, अमेजोन प्लेन्स। अमेजोन प्लेन्स जो है मेनली टू, एक अमेजोन रिवर बेसिन का प्लेन और दूसरा पैराग्वा रिवर और पराना रिवर के बेसिन का प्लेन। ओके, जो अमेजोन बेसिन रिवर बेसिन का जो प्लेन है वो नॉर्थ साइड में है और पैराग्वे और पराना रिवर का बेसिन जो है और अमेजोन रिवर जो बेसिन है स्टार्टिंग में वेस्ट साइड में उसकी विड्थ है ज़्यादा है और नियर अबाउट 1300 किलोमीटर्स है। और जैसे जैसे वो ईस्टवर्ड जाती है वैसा उसका विड्थ कम हो जाता है, नियर अबाउट 240 किलोमीटर्स। एंड जिस वक्त ये अमेजोन रिवर अटलांटिक ओशन को मिलने जाती है तब इसका विड्थ है वो बढ़ते जाता है। और इन जगह पे जो फॉरेस्ट एरिया है और
क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लड आने की वजह से वहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता है, और ये जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है, और यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर, प्राणी, वहाँ पे रहते हैं। इसलिए वहाँ पे जो अमेजोन बेसिन के ऊपर रहना थोड़ा मुश्किल है एज कंपेयर टू गंगा रिवर। और अमेजोन रिवर का जो फ्लो है, वाटर फ्लो है, वो गंगा से भी 5 गुना ज़्यादा है। उसीलिए यहाँ पे डेल्टास क्रिएट नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज़्यादा होने की वजह से नदी की स्पीड ज़्यादा है, और यहाँ पे जो सेडिमेंट्स जो क्रिएट होना चाहिए वो नहीं होते हैं। ओके, अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ प्लेन देखेंगे जिसका नाम है सदर्न आइलैंड्स, जो पैराग्वे और पराना रिवर की वजह से बनता है। ये पैराग्वे और पराना रिवर का जो स्लोप है वो साउथ साइड में है, और इसके आसपास एक वेटलैंड है जिसका नाम है पैंताल वेटलैंड। ये आपके शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है। और ये जो वेटलैंड जो है ब्राज़ील के साउथ साइड में है, जहाँ पे हाईलैंड्स का एरिया आता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेटलैंड मीन्स जहाँ पे दलदल होता है। आपके फिगर में दिख रहा है कि झाड़ है, पानी है, इसके अंदर चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो है आगे जाके अर्जेंटीना को भी मिलता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे आइलैंड ग्रुप्स। जैसे इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप्स है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। उसी तरह ब्राज़ील में टोटल 9 आइलैंड्स है, और वो जो 9 आइलैंड्स है 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। एक कोस्टल आइलैंड्स एंड सेकेंड इज मरीन आइलैंड्स। कोस्टल आइलैंड जो है वो नदियों से डिपोजिशन से तैयार किए हुए आइलैंड है, और मरीन आइलैंड जो है जो अटलांटिक ओशन में बने हुए हैं, जो मेन लैंड से नियर अबाउट 300 किलोमीटर्स पे है। और यहाँ पे जो है रॉकी है, मीन्स वहाँ पे रॉक, बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे है, और ये एक जैसा नदी के समुंदर के अंदर कोई पर्वत जैसा डूबता है वैसे आइलैंड्स है। और साउथ अटलांटिक के पास जो है कोरल आइलैंड्स है, एंड मे बी वो एटॉल आइलैंड्स है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एटॉल आइलैंड्स क्या होता है और कोरल आइलैंड्स क्या होता है मैंने ऑलरेडी समझाया है। ओके, ये था ब्राज़ील का फिजियोग्राफी। हम लोगों ने ब्राज़ील की फिजियोग्राफी में क्या देखा है, या अब तक हमने पढ़ा है कि ब्राज़ीली हाईलैंड्स, ग्रेट एस्कार्पमेंट, कोस्टल रीजन, प्लेन्स और आइलैंड ग्रुप में डिवाइडेड है। और इसके अंदर जो है मेन हाईलैंड में जो होता है ब्राज़ीलियन हाईलैंड और गयाना हाईलैंड से बनके ये जो है ब्राज़ील का हाईलैंड्स बनता है। और यहाँ पे पिको डी नेविलिया ये जो है सबसे हाइटेड पॉइंट है, जिसकी हाइट 3014 मीटर्स है। ओके, और यहाँ पे हाईलैंड जो है स्टीप है, और इसलिए वहाँ पे वाटरफॉल्स क्रिएट होते हैं। और उसके बाद हमने देखा था ग्रेट एस्कार्पमेंट, जो कि ब्राज़ील के साउथ साइड पे है, और वो ग्रेट एस्कार्पमेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो ब्राज़ील के क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट डालता है।
और उसके वजह से ये ड्राफ्ट कॉर्डिनेटल भी बनता है। उसके बाद में हम लोगों ने कोस्टल एरिया प्लेन्स देखे हैं। जैसे इंडिया में 7,500 किलोमीटर्स का कोस्टल एरिया है, वैसा ब्राज़ील में भी नियर अबाउट 7,400 किलोमीटर्स का कोस्टल बॉर्डर है। और ये दो हिस्सों में बटा है, नॉर्थन कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। ओके, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मराजो आइलैंड। ये इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है आइलैंड्स के अंदर कोस्टल आइलैंड्स एंड मरीन आइलैंड्स जो और एटॉल आइलैंड्स जो बने हुए हैं, इसके बारे में देखा है। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे। ओके, अब हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम इन ब्राज़ील के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखेंगे। मीन्स ब्राज़ील के नदियों के बारे में हमको जानना है। ओके, ब्राज़ील जो है उसके अंदर मेन 3 नदियां आती है। एक है अमेजन बेसिन, सेकेंड है पैराग्वा या एंड पराना सिस्टम जो साउथ वेस्ट में है, और थर्ड है सेंट फ्रांसिस्को इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ हाईलैंड एंड देयर रिवर्स एट कोस्ट। सेंट फ्रांसिस्को जो इस साइड में हाईलैंड की इस साइड में है, और उसके छोटे छोटे नदियाँ ऑलरेडी हम लोगों ने पीछे देखा था कि प्लेन्स में देखते समय अमेजोन बेसिन का एक प्लेन है और पैराग्वे पराना बेसिन का एक प्लेन है, और उसी के साथ कुछ जो छोटी छोटी नदियाँ जो है वो बहती है, ये भी हम लोगों ने देखा था, जो सैन फ्रांसिस्को ये नदियों की है। ओके, फर्स्ट देखेंगे अमेजोन बेसिन के बारे में। अमेजोन जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे रेन फॉरेस्ट क्रिएट होते हैं, और जस्ट आप बाजू में देखिए कि अमेजोन नदी जैसे फ्लो होती है उसके बारे में दिखाया गया है। उसके आसपास के रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पे आता है, और यहाँ पे कंटिन्यूस बाढ़ आती है। और अमेजोन जो है नदी का स्लोप जो है ईस्टर्न साइड में है, और ये जो पानी कैरी करती है 2 लाख मीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से कैरी करती है पानी। और इसके अंदर इसका स्पीड ज़्यादा है होने की वजह से इससे जो सेडिमेंट्स रहते हैं वो उनके माउथ के ऊपर डिपॉजिट नहीं होते हैं, और इसका माउथ इतना बड़ा है कि नियर अबाउट उसका माउथ 150 किलोमीटर्स के रेंज में है। मीन्स वो जिस वक्त अटलांटिक ओशन को मिलती है तब इसका नदी का मुंह 150 किलोमीटर्स होता है। और यहाँ पे जो है इस अमेजोन रिवर जो है नेविगेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रिवर है। ओके, अब हम अमेजोन रिवर के माउथ के ऊपर कैसा दिखता है सैटेलाइट से के बारे में देखेंगे। I'm Kelsey Brennan Wessels, and welcome back to Earth from Space on the European Space Agency Web TV. The Copernicus Sentinel-2A satellite takes us over northern Brazil on August 22nd, where the Amazon River meets the Atlantic Ocean. The sediment-laden water appears brown as it flows from the lower left to the open ocean in the upper right. Popcorn clouds are visible in parts of the image, a common occurrence during the Amazon's dry season, formed by condensed water vapor released by plants and trees during a sunny day.
The land varies in color from the deep green of dense vegetation to light brown. Taking a closer look to the upper left section of the image, we can see large brown areas where the vegetation has already been cleared away. Geometric shapes indicate agricultural fields, and linear roads cut through the remaining dense vegetation. Rainforests worldwide are being destroyed at an alarming rate. This is of great concern because they play an important role in global climate and are home to a wide variety of plants, animals, and insects. More than a third of all species in the world live in the Amazon rainforest. Unlike other forests, rainforests have difficulty regrowing after they are destroyed, and owing to their composition, their soils are not suitable for long-term agricultural use. With their unique view from space, Earth observation satellites have been instrumental in highlighting the vulnerability of rainforests by documenting the scale of deforestation. And that wraps up this edition of Earth from Space. Remember that to learn more about space or about our planet, you can visit our website at www.esa.int. From the ESA Web TV studios, have a great day. ये था अमेजॉन रिवर का माउथ के ऊपर सैटेलाइट से देखने के बाद क्या इफेक्ट गिरता है इसके बारे में। ओके, अब हम नेक्स्ट ड्रेनेज सिस्टम की तरफ देखेंगे जिसका नाम है पैराग्वे एंड पराना सिस्टम, जो कि ब्राज़ील के साउथ साइड में है। और ये जो है बाद में फ्लो होते होते साउथ साइड में फ्लो होते होते अर्जेंटीना में जाती है, और अर्जेंटीना में जाने के बाद उराग्वे जो नदी है वो उनके एक्सट्रीम साउथ पॉइंट पे मिलती है, और वो बाद में साउथ अटलांटिक ओशन को जाके मिलते हैं। हम लोग अब थर्ड रिवर सिस्टम देखेंगे, सैन फ्रांसिस्को रिवर सिस्टम, जो कि ब्राज़ील की थर्ड इम्पोर्टेंट रिवर है। और इस नदी का पूरा बेसिन जो है ब्राज़ील के अंदर, ये देखिए, ये पूरा सिस्टम जो है ब्राज़ील के अंदर आता है। और ये जो है इसकी लंबाई नियर अबाउट 1000 किलोमीटर्स है, और इसका जो है एंड को जो है एकदम शार्प टर्न लेती है। यहाँ पे उसने शार्प टर्न लिया है अटलांटिक ओशन को मिलने के लिए। और ये जो है डिस्टेंस नियर अबाउट 250 किलोमीटर्स है। ये जो डिस्टेंस है ये है 250 किलोमीटर्स। एक्चुअल रिवर का जो है लेंथ है 1000 किलोमीटर्स है, और यहाँ पे जिस वक्त वो शार्प टर्न लेती है वो टर्न है 250 किलोमीटर्स। ओके, और इसके साथ इसके कुछ छोटी छोटी नदियाँ भी है, उसके बारे में देखेंगे। उसको हम लोग कोस्टल रिवर्स कहते हैं। ब्राज़ील के अंदर छोटे छोटे रिवर्स है। मैंने पहले भी बताया था कि ब्राज़ील के अंदर छोटे छोटे नदियाँ भी जो बहती है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मिलती है। और ये जो जहाँ पे ये नदियाँ बहती है वहाँ पे लोगों की संख्या या पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस, क्योंकि अमेज़न बेसिन के ऊपर जो है वहाँ पे लोगों को रहने के लिए उचित वातावरण नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस फ्लड आते रहता है और पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, और वहाँ पे जंगली जानवर भी ज़्यादा है। जंगल होने की वजह से ये अमेज़न रिवर बेसिन के ऊपर लोग नहीं रहते, इसीलिए लोग जो है अलग अलग रिवर बेसिन्स के ऊपर रहते हैं। जैसे कुछ नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ जो है रिवर परानिभा एंड रिवर इटापेचुरू, जो है नॉर्थ साइड की तरफ
फ्लो होती है इनका डायरेक्शन नॉर्थ साइड है, और वो बाद में नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मिलते हैं। और रिवर पूरा गेनिको जो है अटलांटिक ओशन में मिलती है, जहां पे एक सिटी है, उसका नाम है सल्वाडोर टाउन। यहाँ से होके वो साउथ अटलांटिक ओशन को मिलती है। यहाँ पे आपका जो है ब्राजील का ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखेंगे। ओके।